Good morning, students. Myself Mukund Bharadwaj from Divine Public School, Ramganj Mandi. Class 6th. बड़ा मज़ा आ रहा है। पहली दफ़ा आपको पढ़ा के 5th स्टैंडर्ड तक मैंने आपको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया मुझे याद नहीं आता। कुछ ही क्लासेस ली थी मैंने लास्ट ईयर आपकी, लेकिन आपकी तारीफ़ करना चाहूँगा। आप तमाम 6th स्टैंडर्ड के बच्चों की तारीफ़ करना चाहूँगा। उनके पेरेंट्स को मैं सल्यूट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस कोरोना काल में भी पूरी शिद्दत से अपने बच्चों को प्रेरित किया हुआ है। लगातार उनके मैं नोटबुक्स देख रहा हूँ, उनके आंसर्स देख रहा हूँ, और ऑनलाइन सिस्टम जो कि अपने आप में सबको शुरुआती दौर में मुश्किल लगता था, आपने इस ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज की तरह स्वीकार किया। और कहीं ना कहीं मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने बच्चों को लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित करे हुए हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, यू टू ऑल्सो, क्योंकि यह आप ही की बदौलत हो पाता है कि आप जब पढ़ते हैं तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने वीडियोस की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ाएं, टॉपिक्स का जो क्लैरिफिकेशन है या टॉपिक्स से आपका इंट्रोडक्शन और ज़्यादा बेहतर तरीके से करा पाएँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं, और आपका जो चैप्टर है चैप्टर 5 रूरल लोकल गवर्नमेंट, या जिसको हम पंचायती राज सिस्टम भी कहते हैं। हालांकि मैं अपने पिछले वीडियोस में जहां मैंने आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड जो एक हमारा चैप्टर था वहां पे बताया था कि हमारे देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर चलता है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, जहां पे हम 3 टियर्स में 3 लेवल्स में काम करते हैं। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ बात आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूनियन लेजिस्लेचर की, यूनियन गवर्नमेंट की। और यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उनका जो काम है एज ए होल, वो केंद्र सरकार के तौर पे जो भी यूनियन लिस्ट से संबंधित मुद्दे हैं, जो कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इनसे संबंधित जो भी मुद्दे हैं उस पर यूनियन गवर्नमेंट अपने लॉज क्रिएट करती है, या अमेंडमेंट होता है, या अगर कुछ लगता है कि ये लॉ वक्त के साथ इसकी अब आवश्यकता नहीं रखी गई या आवश्यकता नहीं बची है, तो उसे स्क्रैप में भी डाल दिया जाता है, ख़त्म भी कर दिया जाता है। देखिए, भारत अपने आप में बहुत ही विशालकाय देश है। ज्योग्राफिकली अगर हम देखते हैं तो दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा देश हमारा इंडिया है। पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश इंडिया है। डाइवर्सिटीज़ की बात करूं तो 21 हिंदी के अलावा भी 21 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं हमारे देश में। हमने देखा ना, डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में भी हमने देखा डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो एक ऐसा देश जिसमें 29 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, आपका 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, और अगर हम लोकल लैंग्वेजेस की बात करें, मदर टंग की बात करें, तो वो तो 500 से भी ज़्यादा हैं। तो अपने आप में कितना चैलेंजिंग देश है हमारा, और उसके बावजूद भी वी स्टिल आर यूनाइटेड विद अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज। अब यहाँ के फेडरल स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को देखें हम अगर, तो हमारे यहाँ पे एक तो केंद्र सरकार होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे जानी जाती है, जिसमें जो हमारे कंट्री के हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पे राष्ट्रपति होते हैं। सेकंड टियर पे आ जाएं, सेकंड लेवल पे आ जाएं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्टेट गवर्नमेंट, जिनके खुद के कुछ अपने आइडेंटिटीज़ होती हैं, कुछ लॉज बनाते हैं, स्टेट लिस्ट के अकॉर्डिंगली वो लोग काम करते हैं। और जो स्टेट गवर्नमेंट में जो लॉज बनाए जाते हैं तो बेसिकली वो स्टेट लेवल पे टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज, इरिगेशन, ये तमाम चीज़ें स्टेट लेवल पे होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दों पे यूनियन लिस्ट के माध्यम से अधिकार होता है लॉ क्रिएट करने का, लॉ बनाने का। फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल फाइनेंस, रेलवे पोर्टल। रेलवे आपने देखा कभी
कि राजस्थान रेलवे या महाराष्ट्र रेलवे लिखा हुआ है, क्या लिखा होता है? इंडियन रेलवे। क्यों? क्योंकि जो रेलवे है वो थ्रू आउट इंडिया चलता है और इसके ऊपर जो भी अधिकार होता है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो आज के टॉपिक का मुद्दा मेरा ये नहीं है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को समझने बैठेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रूरल लोकल गवर्नमेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो थर्ड टियर, थर्ड लेवल जो होता है, वहां पे क्या काम होता है और किस तरीके से काम होता है। तो लोकल गवर्नमेंट के तौर पर अगर हम बात करेंगे तो जैसा कि आपके चैप्टर का नाम भी है पंचायती राज, पंचायती राज के तौर पे साथ में जो टेक्स्ट चल रहा है उसको भी देखते जाइएगा। आज मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेने वाला हूं इस चैप्टर का, देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू विद आवर फर्दर ऑल द टॉपिक्स। द लोकल गवर्नमेंट, अब ये क्या होता है, क्या है ये? इट डील्स विद लोकल प्रॉब्लम्स और नीड्स। अब लोकल प्रॉब्लम एंड नीड की अगर हम बात करते हैं तो लोकल प्रॉब्लम मतलब क्या? भाई मैं आज रामगंज में रह रहा हूँ, या आप में से कोई जुलमी में रहता होगा, आप में से कोई मोड़क में रहता होगा, कोई खैराबाद रहता होगा, तो मेरी जो भी इनिशियल प्रॉब्लम होंगी कि मेरे घर के सामने सड़क सही नहीं है, या मेरे नल में पानी नहीं आता, या मेरे यहाँ पे बिजली व्यवस्था जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या प्रधानमंत्री को लेटर लिखूंगा या मैं चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखूंगा? लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी तो कुछ होना चाहिए ना, कि मैं डायरेक्टली जहाँ पे जाके कंप्लेन करूँ। जैसे रामगंज मंडी नगर पालिका म्यूनिसिपालिटी है, मैं नगर पालिका में जाकर कंप्लेन कर सकता हूँ कि साहब मेरे यहाँ पे जो सड़कें हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, या मेरे नल में पानी नहीं आ रहा, या मेरी बिजली की व्यवस्था सही नहीं है। इन दैट केस वो मेरी हेल्प करेंगे, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रिशियन भेजेंगे या प्लम्बर भेजेंगे, जो भी होगा, जैसा भी होगा। ऐसे ही ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है तो प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ में डिस्पेंसरी या प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ की व्यवस्था हो, सड़कें हों, नालियाँ हों, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो। तो इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एक डेवलप किया गया है वो हमारे इंडिया में बहुत खूबसूरती से डेवलप किया गया है, जिसको हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और अगर इसको आम भाषा में समझें तो दिस इज नोन एज पंचायती राज सिस्टम। ग्रामीण इलाकों में ये पंचायती राज सिस्टम कहलाता है। थोड़े से बड़े कस्बे अगर होते हैं, टाउन्स जिसको कहते हैं हम, तो वहाँ पे नगर पालिका के तौर पे जाना जाता है, और बड़े शहरों में इसको नगर निगम या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तौर पे जाना जाता है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम यही देखने वाले हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, जिला परिषद क्या होती हैं, या यूँ समझ लीजिए कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से अपना पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में दिखाएगा, या अपनी प्रॉब्लम को लोकल लेवल पे किस तरीके से वो गवर्नमेंट बॉडी के साथ तालमेल बिठा के सॉर्ट आउट करेगा, सॉल्व करेगा। ये तमाम चीज़ें इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। आज का इंट्रोडक्शन मैं सिर्फ इतना ही रखने वाला हूँ। कुछ क्यूरियोसिटीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छी शिक्षा नीति की तरफ बढ़ पाएंगे। आपके मन में जब तक सवाल नहीं होंगे तब तक मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा, मेरे पास आंसर्स नहीं होंगे। आप पूछेंगे तो मैं बता पाऊंगा। अदरवाइज क्या होता है, एक टीचर जितना वो समझता है कि मुझे देना चाहिए वो उतना ही देगा, पर मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझसे वो सब कुछ ले लें जो मेरे पास है। वेल, थैंक यू सो मच। इस चैप्टर का रीडिंग शुरू कीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स लगते हैं या आपको वर्ड मीनिंग्स आपके लिए टफ होते हैं, वोकैबुलरी थोड़ा सा टफ लगता है, या तो आप उसे हाईलाइट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं आप। और फिर भी मेरा एक बेहतर सजेशन यही होगा कि सब एंड्रॉयड फ़ोन से पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को आत्मसात कीजिए, समझिए उनके मतलब क्या क्या होते हैं। एंड प्लीज़ कैरी ऑन विद योर स्टडीज़। कहने को यूनिट 3 स्टार्ट कर दिया है हमने, लेकिन most probably in the first week of September we are going to conduct your first unit test, and which is not online, offline लेंगे हम। कुछ पोर्शन उसका ओरल होगा, कुछ रिटर्न भी होगा। बेहतर होगा कि आप यूनिट 1 और यूनिट 2 को प्रिपेयर कर लीजिए यूनिट टेस्ट के हिसाब से।